हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित इस क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी नाटक से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं, पहला प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे वो DSSB हो, BPSC हो या फिर KVS, NVS, UP, TGT, PGT, जितने भी एग्ज़ाम्स जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित होते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? आगाहश्र काश्मीरी, राधेश्याम, कथावाचक, विपिन चंद्र अग्रवाल या फिर नारायण प्रसाद बेताब। तो विपिन चंद्र अग्रवाल ये पारसी नाटककार नहीं है, ये विसंगति बोध के नाटककार है। किसके नाटककार है ये? तो विसंगति बोध, एक मिनट, विसंगति बोध के ये नाटककार रहे। कौन? तो विपिन चंद्र अग्रवाल। बाकी सभी यहाँ पे पारसी नाटककार है, आगाहश्र काश्मीरी, राधेश्याम, कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब। इंदर सभा के लेखक कौन रहे? इंदर सभा के लेखक कौन रहते हैं? तो इंदर सभा के लेखक रहे अमानत। ठीक है, यह गीत रूपक नाटक है। ठीक है, यह कैसा नाटक है? तो गीत रूपक नाटक है यह इंदर सभा। आगे बढ़ते हैं, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक या फिर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से माना जाता है। ठीक है, हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत किस नाटक से माना जाता है? हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर द्वारा रचित ऊसर नामक लघु नाटक से माना जाता है। असंगत नाटकों की शुरुआत। जानकी मंगल नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के रचयिता रहे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। यह नाटक सन 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया। जिसमें लक्ष्मण का अभिनय किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किसका अभिनय किया था? तो लक्ष्मण का अभिनय किया था। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक यह माना जाता है। ठीक है, इस नाटक पर क्या किया गया? अभिनय किया गया, यानी कि काशी में खेला गया यह नाटक। कब? तो 1868 ईस्वी में, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय किया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधायुग उद्धृत प्रस्तुत कथन अंधायुग नाटक से उद्धृत है। ठीक है, यह जो कथन है, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी, यह कथन अंधायुग नामक नाटक से उद्धृत है। किस पात्र का है? इस नाटक में यह कथन किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो अंधायुग में यह नाटक किनके द्वारा कहा गया है? तो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा अंधायुग नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा। यह नाटक धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि यह कथन धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि 1880 में प्रदान की गई। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक या फिर पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में आधुनिकता एवं पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध निम्न में से किस नाटक से? 8वां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर चंद्रकांता। तो सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है आधे अधूरे नाटक से। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किससे है? आधे अधूरे नाटक से। आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? तो मोहन राकेश जी रहते हैं। इसके अलावा इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है और समकालीन जिंदगी का यह पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है?
भारतेंदु द्वारा कुछ रचनाएं अनुदित रही, यानी किसी दूसरे नाटक को उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, और कुछ नाटक मौलिक रही जो कि उन्होंने स्वयं लिखे हैं। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा अनुवादित नाटक है जो उन्होंने अनुवाद किया है, किसी दूसरे नाटक को हिंदी में अनुवाद किया है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्या सुंदर या फिर अंधेर नगरी। तो विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अनुदित रचना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह एक अनुदित रचना है। इनके कुछ अन्य अनुदित नाटक है जैसे रत्नावली, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटक है। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, अंधेर नगरी, ये सभी आपके मौलिक नाटक हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता क्या थी? ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना, या फिर हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग देना। तो यहाँ पे अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। ठीक है, उनके नाटकों की विशिष्टता थी, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, अंग्रेजी शासन की व्याज स्तुति करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर अन्यान्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है। तो भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। ठीक है, यह हिंदी के स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों ही जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है। और भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है भट्टार्क का। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है या भट्टार्क किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक की रचना कब हुई? तो 1928 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना कब की? 1928 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक निम्न में से कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक रहे नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी जी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ही सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया था। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन रहे? चंद्रावली नाटिका के रचयिता रहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चंद्रावली नाटिका के रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और यह उनका एक मौलिक नाटक है। बताया ना मैंने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कुछ नाटक अनुदित रहे, जो कि हिंदी में अनुवाद किए गए। किसी दूसरे नाटक का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, जबकि कुछ नाटक मौलिक रहे, जो कि उनके अपने नाटक है, उन्होंने स्वयं लिखे। उन्हीं में से एक नाटक है चंद्रावली नाटिका।
इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्वों को चित्रित किया गया है। ठीक है, इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्वों का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या फिर वत्सराज। तो कामना पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। कामना पहला प्रतीक धर्मी नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। कामना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? नहुष, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन या फिर लहरों का राजहंस। तो लहरों का राजहंस। रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों का राजहंस, जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है। लहरों का राजहंस नाटक की रचना कब हुई? तो 1963 ईस्वी में। लहरों का राजहंस नाटक की रचना कब हुई? 1963 ईस्वी में मोहन राकेश जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? रंगशीर्ष। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे रंगशीर्ष कहा जाता है। रंगशीर्ष कहा जाता है। ठीक है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहा जाता है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कबूतरखाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतरखाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश भुवनेश्वर या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कबूतरखाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आगे बढ़ेंगे। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में निम्न में से चिरंजीत नामक लेखक अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके द्वारा रचित अन्य नाटक है जैसे कि अभिमन्यु, चक्रव्यूह। ठीक है, अभिमन्यु चक्रव्यूह इनका एक अन्य प्रसिद्ध नाटक है। अभिमन्यु चक्रव्यूह। ठीक है, अभिमन्यु चक्रव्यूह, ये अलग नहीं है, दोनों ही एक ही है। अभिमन्यु चक्रव्यूह। आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? निम्न में से कौन सा विकल्प है जिसमें जितने भी लेखक दिए गए हैं उन्होंने एक कवि और नाटककार दोनों रूपों में ही प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र और रामकुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र और रामकुमार वर्मा, इन तीनों ने कवि एवं नाटककार दोनों ही रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन रहे? चौपट चपेट नाटक के लेखक रहते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक रहे किशोरी लाल गोस्वामी। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक है प्रणयनी। ठीक है, प्रणयनी, परिणय एवं मयंक मंजरी। ठीक है, मयंक मंजरी। इनके दो अन्य प्रसिद्ध नाटक रहे किनके? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? तो मणि मधुकर। रसगंधर्व नाटक के रचयिता रहे मणि मधुकर। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है। रसगंधर्व नामक नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है जो कि मणि मधुकर द्वारा रचित है। नाटक और नाटककारों की दृष्टि से एक युग्म निम्न में से अशुद्ध है। तो चारों मित्र रामकुमार वर्मा द्वारा ही रचित है। एक घूट जयशंकर प्रसाद सही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर यह भी सही है, परंतु आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचयिता सुरेंद्र वर्मा नहीं है बल्कि मोहन राकेश है। आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर तितली। तो तितली नामक जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की ही है। तितली जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है, परंतु यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, न कि नाटक विधा की रचना। तितली उपन्यास विधा की रचना है, जबकि ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये सभी नाटक विधा की रचनाएं हैं। और इनके रचयिता कौन रहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी ही रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना एकांकी है? कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो या फिर नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी एक एकांकी है। नदी प्यासी थी एकांकी है। रचयिता कौन रहते हैं? धर्मवीर भारती जी। नदी प्यासी थी एकांकी है जिसके रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती जी। ठीक है, परिंदे।
परिंदे कहानी है, परिंदे कहानी है, रचयिता कौन रहते हैं? परिंदे कहानी विधा की रचना है, रचयिता रहते हैं इसके निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी विधा की रचना है जिसके रचयिता रहे निर्मल वर्मा। सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर उपन्यास है, सुहाग के नूपुर उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। रचयिता कौन रहे? अमृत लाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन रहते हैं? अमृत लाल नागर, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। गुल की बन्नो एक कहानी है, गुल की बन्नो एक कहानी है, ठीक है। गुल की बन्नो एक कहानी है, रचयिता कौन रहे इसके? तो धर्मवीर भारती जी। गुल की बन्नो कहानी विधा की रचना है, रचयिता कौन रहते हैं? धर्मवीर भारती जी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? तो रामकुमार वर्मा जी की। उत्तरायण रामकुमार वर्मा जी का एक नाटक विधा की रचना है, ठीक है। किस विधा की रचना है? या तो नाटक विधा की रचना है, रचयिता कौन रहे? तो रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधा को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधा को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की थी, ठीक है। बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना किसने की? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही की थी। और किस प्रकार की? तो पश्चिमी नाट्य विधा को ध्यान में रखकर। पूछा जा सकता है कि हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधा को ध्यान में रखकर रामकुमार वर्मा ने किस एकांकी की रचना की? तो बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। अगला प्रश्न है, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक है जैसे तोता झूठ नहीं बोलता, वसीयत, पढ़ो फारसी बेचो तेल, ठीक है। वसीयत। इसके अलावा मैंने बोला तोता झूठ नहीं बोलता, तोता झूठ नहीं बोलता, तोता झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तोता झूठ नहीं बोलता। और एक क्या बोला मैंने? और एक बोला पढ़ो फारसी बेचो तेल, पढ़ो फारसी बेचो तेल। अगला प्रश्न है, सच है वीरता जब भगाती है, सच है वीरता जब भागती है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृतित किस नाटक का संवाद है? तो ध्रुव स्वामी नामक नाटक का संवाद है यह, ठीक है। ध्रुव स्वामी नामक नाटक से उद्धृत पंक्तियां हैं यह। किसके द्वारा कहा गया है ध्रुव स्वामी नामक नाटक में? तो मंदाकिनी द्वारा। मंदाकिनी द्वारा मंदाकिनी द्वारा यह पंक्ति कही गई है ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक में, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यहाँ पे जितने भी नाटक ये सभी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह किस नाटक की पंक्ति है? कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह किस नाटक की पंक्ति है? तो यह ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की पंक्ति है, जिसके रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद जी। कब रचा गया यह नाटक? तो सन 1933 ईस्वी में, ठीक है। 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा यह नाटक रचा गया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, कामना, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के ही नाटक है, ठीक है। एक घूट एकांकी विधा की रचना है। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निम्न में से आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक को संगीत अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तीनों ही नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसे यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1958 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया और 1958 में इसका प्रकाशन हुआ। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? कोणार्क, शारदिया, भारत दूरदर्शन, या फिर पहला राजा। तो पहला राजा नामक नाटक में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य
पहला राजा नामक नाटक में है। पहला राजा नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा नाटक के रचयिता रहे जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। कोणार्क शारदिया ये भी आपके जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ही रचित नाटक है, जबकि भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है? भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी या फिर प्रसन्ना हैगोड। ठीक है, प्रसन्ना हैगोड। तो सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। इनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के दिन के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। जननाट्य मंच की स्थापना कब हुई? जननाट्य मंच की स्थापना कब होती है? तो जननाट्य मंच की स्थापना होती है सन 1939 ईस्वी में। जननाट्य मंच की स्थापना सन 1939 ईस्वी में कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। जननाट्य मंच की स्थापना सन 1939 ईस्वी में कहाँ हुई? कलकत्ता में। अगला प्रश्न, कल्पांतर कैसा नाटक है? कल्पांतर कैसा नाटक है? तो कल्पांतर एक गीति नाट्य है। कल्पांतर एक गीति नाट्य है जिसके रचयिता कौन रहते हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर। कल्पांतर एक गीति नाट्य है जिसके रचयिता रहते हैं गिरिजा कुमार माथुर। कल्पांतर एक गीति नाट्य है जिसके रचयिता कौन रहे? गिरिजा कुमार माथुर। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकर अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी की रचयिता अच्छा यहाँ पे विशाखा नामक रचना की रचयिता सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी। विशाखा नामक रचना की रचयिता सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी नहीं रहते हैं, बल्कि कौन रहते हैं? यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला विकल्प घ। विशाखा नामक रचना के रचयिता रहते हैं शिरवाडकर यांचा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शिरवाडकर यांचा। ठीक है, शिरवाडकर यांचा। विशाखा नामक रचना के रचयिता कौन रहे? शिरवाडकर यांचा। उत्सर्ग किनके द्वारा रचित है? चतुर्सेन शास्त्री, अशोक, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, और विशाखा शिरवाडकर यांचा। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।